Doubtful debt, question number 2. This question is from October November 2022, paper 2, variant 3. सवाल कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है. एनटी स्टार्टेड इन बिजनेस ऑन 1 सितंबर 2020. देयर समथिंग इंपॉर्टेंट. बिजनेस स्टार्ट ही 1 सितंबर 2020 को हुआ है, विच मीन्स व्हाट और विच रेफर्स टू व्हाट कि 1 सितंबर 2020 को अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो इनके पास कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं मौजूद होगा, इंक्लूडिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. क्योंकि अगर बिजनेस स्टार्ट ही अभी हो रहा है, कोई ट्रेड रिसीवेबल ही नहीं है साल के शुरू में, तो मैं प्रोविजन साल के शुरू में किस पे चार्ज करूंगा? तो ऑब्वियसली साल के शुरू में हमारे पास कोई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का बैलेंस नहीं होगा. पीबीडी विल कंसीडर टू बी एज जीरो ऑन 1 सितंबर 2020. फिर आगे लिखा हुआ है ऑल सेल्स आर मेड ऑन क्रेडिट एंड पेमेंट इज रिक्वायर्ड फ्रॉम कस्टमर्स विद इन 25 days. ओके. ऑन 5 मई 2021, यानी कि सेम ईयर ही चल रहा है. अगर मेरा बिजनेस स्टार्ट 1 सितंबर 2020 को हो रहा है तो दैट मीन्स कि मेरा बिजनेस एंड 30 अगस्त 2021 को होगा. अगर स्टार्टिंग डेट 1 सितंबर 2020 है तो एंडिंग डेट ऑटोमेटिकली 30 अगस्त 2021 बन जाएगी. कहते हैं 5 मई 2021 को, यानी इसी अकाउंटिंग ईयर के अंदर, एल डब्ल्यू a trade receivable was declared bankrupt and a debt of 600 was written off as irrecoverable at that date. करेक्ट. बैड डेट हुआ है, जिस कस्टमर का नाम बता रहा है एल डब्ल्यू, और $600 उससे मिलने थे और वो अब नहीं मिल रहे, तो क्योंकि वो अगला बंदा बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया तो हमने उसको एज अ बैड डेट राइट ऑफ कर देना. प्रिपेयर अ जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ द अमाउंट ओड बाय एल डब्ल्यू. अ नैरेटिव इज रिक्वायर्ड. अच्छा, जब भी आपसे कभी डबल एंट्री बनाने का कहे और कहता है ना नैरेटिव इज रिक्वायर्ड, तो इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है. नैरेटिव इज रिक्वायर्ड का मतलब ये कि आप जो डबल एंट्री बता रहे हो उसको एक सिंगल लाइन के अंदर एक्सप्लेन कर दो कि वो डबल एंट्री क्या बता रही है. तो अगर हमसे जनरल एंट्री टू राइट ऑफ बैड डेट है, तो क्या जनरल एंट्री होती है? दो एंट्रीज थी, राइट. एक जनरल एंट्री थी, एक जो है वो ट्रांसफरिंग एंट्री थी. यस आजा, वेरी गुड. बैड डेट डेबिट होगा, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट होगा. तो हम यहाँ पे बैड डेट को डेबिट कर देंगे. क्यों डेबिट हो रहा है बैड डेट? क्योंकि बैड डेट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ता है तो उसकी नीचे डेबिट है, हम उसको डेबिट करेंगे. बैड डेट 600 का हुआ है. अच्छा, इनरिकवरेबल डेट का वर्ड और बैड डेट का वर्ड वो सेम ही बात होती है, तो बैड डेट 600 डेबिट. और आपका ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल का नाम क्या था? एल डब्ल्यू. तो मैं पूरी बात लिखूंगा एल डब्ल्यू ट्रेड रिसीवेबल. उसका अकाउंट क्या हो जाएगा? 600 से क्रेडिट. और ये क्योंकि जनरल एंट्री बोली है तो बस यही एंट्री बना के मैं रुक जाऊंगा. जो नैरेटिव इज रिक्वायर्ड है उसके लिए मैं क्या बोलूंगा? एल डब्ल्यू ट्रेड रिसीवेबल बिकम इररिकवरेबल. ठीक है ना. मैं ये बात कह रहा हूँ कि एल डब्ल्यू एक ट्रेड रिसीवेबल था, वो क्या हो गया? वो इररिकवरेबल हो गया. यस, ट्रांसफरिंग एंट्री लेकिन अभी इस केस में आज हमें नहीं बनानी, बिकॉज उसने सिर्फ कहा है कि आप जो है वो मुझे जनरल एंट्री बना के दे दो. प्रिपेयर जनरल एंट्री टू राइट ऑफ द अमाउंट. तो बस जनरल एंट्री बना के मैंने दे दी. और नैरेटिव लिखना है तो नैरेटिव में मैं लिख दूंगा एल डब्ल्यू ट्रेड रिसीवेबल बिकेम बैड डेट. सिंपल एक लाइन की सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग उसको बता देना है कि भाई ये जो जनरल एंट्री मैंने बनाई है, या डबल एंट्री बनाई है, उसका मतलब क्या है. एंड दैट इज व्हाट इट मीन बाय नैरेटिव. जब भी वो आपको लिखे किसी डबल एंट्री का नैरेटिव देना है, तो नैरेटिव का मतलब ये है कि सिंगल लाइनर में उसको एक्सप्लेन कर दो कि भाई आप क्या बात करना चाह रहे हो. In addition to the irrecoverable debt of LW, other irrecoverable debts of 4,100 were written off. कह रहा है कि जो 600 का LW का बैड डेट था उसको आपने जो राइट ऑफ किया है, उसके साथ साथ 4,100 के और भी बैड डेट है जो कि इस साल, जो कि ईयर एंडेड 31 अगस्त 2021, मैंने यहाँ 30 अगस्त लिख दिया था, 31 अगस्त को एंड हो रहा है, तो 31 अगस्त 2021 के अंदर 4,100 के और भी बैड डेट हुए हैं जो आपने राइट ऑफ किए हैं. टोटल trade receivables at 31st August 2021 were $91,500. कह रहा है कि साल के एंड पे 31 अगस्त 2021 पे हमारे पास जो टोटल ट्रेड रिसीवेबल थे वो कितने के थे? $91,500 के हमारे पास टोटल ट्रेड रिसीवेबल पड़े हुए. एंड एंटी डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल. वो कह रहा है कि जो बिजनेस जो ओनर है एंटी, उसने ये डिसाइड किया कि भाई अब मैं इन ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर, क्योंकि बहुत ज्यादा बैड डेट हो रहा है, 4100 प्लस 600 टोटल बैड डेट्स 4700 के हैं, तो वो कह रहा है कि भाई अब मैं इन कस्टमर्स के ऊपर क्या चार्ज करूंगा? अब मैं इन कस्टमर्स के ऊपर जो है वो प्रोविजन भी चार्ज करूंगा. और कितने की प्रोविजन चार्ज करने की बात कर रहा है? 5% ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स के ऊपर जो है वो प्रोविजन चार्ज करने की बात कर रहा है. तो अब उसने क्या है? प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सपेंसेस सेक्शन. प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एक्सपेंसेस सेक्शन ऑफ इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2021. तो सबसे पहले तो देखो, आपके पास जो बैड डेट है वो मैंने आपको क्या बताया था? एक एक्सपेंस है.
तो उस बैड डेट को आपने किधर रिकॉर्ड करना है, एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करना है। तो आप यहाँ बोलोगे कि भाई ये ऊपर लिखोगे एक्सपेंसेस, कि ये हमारे इनकम स्टेटमेंट का एक्सपेंसेस का सेक्शन है, और उसमें सबसे पहले जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी किसकी, बैड डेट की, पूरे साल के, यानी कि जो साल एंड हुआ है 31 अगस्त 2021 को, उस पे ये 4100 के बैड डेट थे, और उसके साथ फिर ये एनटी का जो ये एलडब्ल्यू का बैड डेट था 600 का, वो भी था। तो जो टोटल बैड डेट का एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर हुआ है दैट इज 4100 प्लस 600, जो कि बन गया कितना, 4700, और दिस विल बी रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस। अच्छा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, अब यहाँ पे ये एक नोट भी मैं लिखवा दूं, वैसे मैंने बात ऑलरेडी कर दी है। नोट क्या है भाई, इफ the business if the business is creating provision for doubtful debt, creating provision for doubtful debt for the first time, for the first time, then whatever closing PBD is calculated, the same will be treated, the same will be treated as expense, बिकॉज ओपनिंग पीबीडी इज जीरो। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम पीबीडी क्रिएट कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है कि आपकी ओपनिंग पीबीडी कितनी है, ओपनिंग पीबीडी आपकी ऑब्वियसली जीरो के बराबर है, क्योंकि अभी तक इससे पहले कोई पीबीडी चार्ज ही नहीं हुई, बिकॉज ओपनिंग पीबीडी इज जीरो। तो अगर आप फर्स्ट टाइम पीबीडी चार्ज कर रहे हो, तो जो भी क्लोजिंग पीबीडी है वही आपकी ओपनिंग पीबीडी बन जाएगी। अब सॉरी, जो आपकी क्लोजिंग पीबीडी है वही आपका एक्सपेंस बन जाएगा, क्योंकि मैंने, अगर आप रिकॉल कर सको, बताया था कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर चेंज इन पीबीडी जाता है, ठीक है ना। और चेंज इन पीबीडी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्लोजिंग पीबीडी माइनस ओपनिंग पीबीडी। भाई अगर आप पहली दफा पीबीडी चार्ज कर रहे हो, तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि ओपनिंग पीबीडी जीरो है। तो चेंज इन पीबीडी किसके बराबर हो गया, चेंज इन पीबीडी ऑटोमेटिकली क्लोजिंग पीबीडी माइनस ओपनिंग पीबीडी, जो कि जीरो के बराबर है, उसके बराबर हो गया। तो क्लोजिंग पीबीडी माइनस जीरो करूंगा, तो चेंज इन पीबीडी सीधा सीधा कितना निकल के आ जाएगा, चेंज इन पीबीडी विल बी इक्वल टू क्लोजिंग पीबीडी। और उसी की बेस पे मैंने ये नोट लिखवाया कि अगर आप पीबीडी फर्स्ट टाइम चार्ज कर रहे हो, तो जो भी आपकी क्लोजिंग पीबीडी होगी, द सेम विल एक्ट एज द एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, क्योंकि आपकी ओपनिंग पीबीडी जीरो है। ओपनिंग पीबीडी जीरो है, तो चेंज इन पीबीडी अगर लगा भी लेते हो फॉर्मूला, क्लोजिंग पीबीडी माइनस ओपनिंग पीबीडी का, जब ओपनिंग पीबीडी को जीरो रखोगे, तो चेंज इन पीबीडी विल ऑटोमेटिकली बिकम इक्वल्स टू योर क्लोजिंग पीबीडी। तो हम यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी दिखा देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी एज एक्सपेंस जाएगा। कितने के भाई हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल थे, हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल थे साल के एंड पे $91,500 के। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि भाई ये जो रेट लगता है ये नेट ट्रेड रिसीवेबल पे लगता है, इसमें से बेड डेट माइनस होते हैं। लेकिन पिछले ही सवाल में मैंने एक बात बताई थी कि जब वो ये वर्ड यूज कर ले कि बेड डेट वर रिटन ऑफ, कि मैं बेड डेट को ऑलरेडी राइट ऑफ करा के आ चुका हूं, जैसे कि उसने यहाँ पे बात करी है कि ये 4100 के डेट भी क्या है, वर रिटन ऑफ, ये ऑलरेडी से रिटन ऑफ है। अब आपको इसको ट्रेड रिसीवेबल से दोबारा माइनस करने की जरूरत नहीं है। और इवन ये जो 600 का एलडब्ल्यू का ट्रेड रिसीवेबल था, उसके लिए भी उसने लिखा हुआ है 600 वॉज रिटन ऑफ एज ए रिकवरेबल डेट, यानी कि हम इसको राइट ऑफ करके आए हुए हैं। तो अब आपको इसको दोबारा ट्रेड रिसीवेबल से माइनस कराने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा होता आर टू बी रिटन ऑफ, तो इसका मतलब यह है कि अब आप इसको ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस कराते और फिर पीबीडी का रेट लगाते। अभी लिखा हुआ है वॉज रिटन ऑफ, इसका मतलब ये ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हैं। तो आप सीधे सीधे जो आपका ट्रेड रिसीवेबल की अमाउंट उसने गिवन है 91,500, उसके ऊपर जो पीबीडी का रेट उसने दिया है 5% का, मल्टीप्लाई बाय 5% करोगे, 91,500 टाइम्स 5% करने पे आपके पास जो क्लोजिंग पीबीडी आ रहा है वो आ रहा है 4575। अच्छा, ये 91,500 टाइम्स 5%, यस, ये आ रहा है 4575। और जैसे कि अभी मैंने नोट लिखवाया कि पहली दफा पीबीडी चार्ज करो, ये तो बिजनेस ही नहीं है, ये तो बिजनेस का ही पहला साल है, तो इन्होंने तो जो भी पीबीडी चार्ज करनी है वो सर्टेनली उनका फर्स्ट टाइम पीबीडी होगा। और ओपनिंग पीबीडी तो इनका जीरो ही है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही अभी हुआ है। तो इनका चेंज इन पीबीडी विल अपेरेंटली बी इक्वल टू क्लोजिंग पीबीडी। इसका मतलब ये है कि भाई इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो चेंज इन पीबीडी जाता है वो पूरा का पूरा 4575 चला जाएगा।
तो दिस विल बी रिकॉर्डेड एज द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एज ए एक्सपेंस, क्योंकि जो भी है ये सारा का सारा इंक्रीज है ना। वह अगर आप मैं अभी ये लगा भी लूँ 4575 क्लोजिंग पीबीडी माइनस जीरो, तो ये आंसर क्या है? 4575 पॉजिटिव आंसर आ रहा है। और आपको मैंने बताया था कि जब आप चेंज इन पीबीडी निकालो और आंसर पॉजिटिव हो तो वो एज अ एक्सपेंस क्लासीफाई होगा। तो ये हमने 4575 को एज अ एक्सपेंस क्लासीफाई कर लिया। और फिर अगर आप इसका टोटल करना चाहो, वैसे तो जरूरत नहीं है तो टोटल, लेकिन इसका कुछ 9275 यानी कि 9275 इसका जो है वो टोटल एक्सपेंस सिर्फ बेड डेट एंड डाउटफुल डेट से रिलेटेड निकल के आ रहा है। कि उसने क्या कहा था? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट, एक एक्सट्रैक्ट मांगा था, एक छोटा पोर्शन मांगा था पूरी इनकम स्टेटमेंट का, जो कि किससे रिलेटेड हो, जो कि आपको जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है बेड डेट एंड डाउटफुल डेट की, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस को बता रहा हूँ। तो उससे बेड डेट का एक्सपेंस आ गया, डाउटफुल डेट का एक्सपेंस आ गया। तो इसके अलावा और कोई चीज डाउटफुल डेट एंड बेड डेट से रिलेटेड है नहीं। पार्ट सी पे अगर आप आओ, तो ये तो हमने पिछले सवाल में बनाया भी था। प्रिपेयर एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द एसेट सेक्शन ऑफ एनटीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 अगस्त 2021। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि आप सबसे पहले लिखोगे ट्रेड रिसीबल। ट्रेड रिसीबल इसमें कौन से जाते हैं? नेट वाले जाते हैं। लेकिन क्योंकि अभी तो सारे बेड डेट वैसे ही रिटर्न ऑफ हैं, तो आपको दोबारा से उनको माइनस नहीं कराना। आपके पास जो ट्रेड रिसीबल उसने साल के एंड में बताया है 91,500, वही आपका टोटल नेट ट्रेड रिसीबल है साल के एंड में। तो आपने लिखना है 91,500 आपका ट्रेड रिसीबल। और फिर उसमें से आप माइनस करा लोगे किसको? अपनी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को आप माइनस करा लोगे। और एसओएफपी के अंदर हमेशा कौन सी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जाती है? एसओएफपी के अंदर हमेशा क्लोजिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जाती है, जो कि आपने कैलकुलेट करी है 4575। तो ये 4575 यहाँ क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। और आप दोनों को माइनस करा के जो नेट आंसर आ रहा है वो लिख लोगे। तो 91,500 -4575 विच इज द क्लोजिंग पीबीडी, ये आपके पास आंसर आ रहा है 86,926 का। तो आप यहाँ लिख लें 86,926। ठीक है जी, ये आपका एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट बन गया, जो कि हमने बनाया बन गया। फिर आगे कहता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022। अगले साल पे चला गया। ये जो ईयर एंडेड था दिस वाज 31 अगस्त 2021। अब कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, जो कि अगला साल आएगा 31 अगस्त 2022 का। उसमें कहता है पीबी या ट्रेड रिसीबल हु ओड सेवन, अच्छा ये गलत आ रहा है, 86,925 आप लिखा हुआ है। नहीं ये बेटा 80 सही तो लिखा हुआ है। अच्छा हाँ 86,925 है, मैंने 926 लिख दिया। ओके ओके, ये 86,920, 86,925, यस बिल्कुल। अच्छा फिर अगले पार्ट में कहता है कि भाई पीबी या ट्रेड रिसीबल अगले साल जो है वो एक ट्रेड रिसीबल जिसका नाम पीबी है, हु ओड $7,000 हैड बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, ओके, ऑन 17 जुलाई 2022, यानी कि उसी साल के दरमियान में कहता है। Correct। ठीक है ना, ये सवाल सिलेक्ट करने का एक रीजन ये भी था कि इसके अंदर फाइनल सेटलमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट है। द रिमाइंडर ऑफ द डेट वाज रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल, बाकी का डेट कह रहा है कि इररिकवरेबल राइट ऑफ कर दिया गया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है? आप देखें अगले साल में कह रहा है कि एक कस्टमर पीबी जिसने हमें $7,000 पे करने थे, वो बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया। ठीक है ना, हमें पीबी से $7,000 मिलने थे, लेकिन अब पीबी बैंकरप्ट डिक्लेयर हो गया। लेकिन बैंकरप्सी के बाद भी उसने, हम कौन है? हम एंटी हैं। On 17 July 2022, NT receives a payment of $2,500 by check। हमें स्टिल उसने, जो पीबी हमारा ट्रेड रिसीबल था, उसने एक चेक पे कर दिया कितने का? $2,500 का। इन फाइनल सेटलमेंट ऑफ द डेट, उस पीबी कस्टमर ने हमसे कहा कि भाई मैं अब आपको 7,000 तो पूरे नहीं वापसी कर सकता क्योंकि मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, लेकिन उस 7,000 के बदले मैं आपको एक फाइनल सेटलमेंट में 2,500 का चेक भिजवा देता हूँ। ये मेरी तरफ से मोस्ट है जो कि मैं आपके लिए कर सकता हूँ, पूरी पेमेंट तो नहीं कर सकता। तो आते हुए पैसों को हम ये थोड़ी कहेंगे, हम मना थोड़ी कर देंगे कि नहीं नहीं भाई हमें तो पूरे पैसे देना। तो अगला बंदा बैंकरप्ट हो गया, हम बोलेंगे चलो जो हाथ लग रहा है वो तो हम वसूल करें ना। तो हम 2,500 उससे एक्सेप्ट कर लेंगे। 7,000 में से अगर आप 2,500 निकाल दो, यानी कि टोटल जो पैसे पीबी से मिलने थे वो 7,000 थे, उसने हमें पे कर दिया 2,500। और बाकी का लिखा हुआ है क्या? कि रिमाइंडर वॉज रिटन ऑफ एज बैड डेट। तो जो 4,500 है वो क्या है? वो एज अ बैड डेट रिकॉर्ड कर लिया जाएगा। है। उसके आगे वो कहता है अदर इरिकवरेबल डेट्स ऑफ 8,400 वर रिटन ऑफ एट
were written off at 31st August 2022. The remaining trade receivable at 31st August 2022 were $110,000. अब वो क्या कह रहा है कि भाई बाकी के भी कुछ बैड डेट थे जो कि $8,400 के थे साल के एंड पे 30, अगला साल का एंड है, अब ये मैं आपको क्लियर कर दूं। अब आप 2021 खत्म हो गया, 2022 के एंड पे कह रहा है कि कुछ और बैड डेट थे 8,400 के, उनको राइट ऑफ कराया। राइट ऑफ कराने के बाद जो रिमेनिंग ट्रेड रिसीवेबल बचे हैं साल के एंड पे वो 1,10,000 के थे। और एनटी ने डिसाइड किया टू मेंटेन अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 5% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल, यानी कि जिस तरीके से पिछले साल के पीबीडी का रेट था वही पीबीडी का रेट वो इस साल भी चार्ज करना चाह रहा है। और पार्ट डी की रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर द फॉलोइंग लेजर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31st August 2022, ब्रिंग डाउन द बैलेंस ऑन 1st September 2022 वेयर अप्रोप्रिएट। सबसे पहला अकाउंट उसने कहा है कि एनटी के लेजर अकाउंट्स के अंदर आप पीबी का अकाउंट बनाओ। पीबी कौन था? पीबी हमारा रिसीवेबल था। और पीबी से हमें कितने पैसे रिसीव होने थे इनिशियली? इनिशियली हमें पीबी से रिसीव होने थे $7,000। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई साल के शुरू में आपके पास, या ये कह लो कि ड्यूरिंग द ईयर किसी भी टाइम पीरियड पे आपको जो है वो पीबी से कितने ओवरऑल पैसे रिसीव होने थे $7,000। क्योंकि पैसे रिसीव होने थे, पीबी आपका कस्टमर था, ट्रेड रिसीवेबल था जो कि एक एसेट है, तो उसका बैलेंस बीटी किधर रिकॉर्ड किया जाएगा? डेफिनेटली डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। बिकॉज वो कस्टमर है, उससे आपको पैसे मिलने हैं, ट्रेड रिसीवेबल है, और ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस के लिए क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल बिजनेस के लिए एसेट होता है। और एसेट का जो बैलेंस बीटी है वो हमेशा कौन सी साइड पे आता है? वो हमेशा डेबिट साइड के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, ये आपका ईयर हम लिख देते हैं 2022। अच्छा, बैलेंस बीडी, अब आप कहो सर बैलेंस बीडी पे क्या डेट जाएगी? ये देखो बैलेंस बीडी ना यहाँ स्पेसिफाइड नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी डेट को ये पैसे ओ करता था, ठीक है ना। ये तो उसने बता दिया कि जो फाइनल सेटलमेंट हुई है वो तो 17 जुलाई को हुई है, जो 2,500 हमें उससे रिसीव हुआ है। लेकिन ये नहीं बताया कि बैलेंस बीडी कब का है। तो यहाँ बैलेंस बीडी के लिए हम डेट नहीं डालेंगे, हम सिर्फ फाइनल सेटलमेंट के लिए डेट डाल देंगे। लेकिन इससे पहले मैं फाइनल सेटलमेंट का काम करूं, मैंने आपको यहाँ बताया कि भाई 7,000 मिलने थे, 2,500 उसने आपको बैंक के थ्रू पे कर दिए, और बाकी 4,500 आपके बिजनेस का बैड डेट हो गया। तो यहाँ पे इस केस में तो उसको टी अकाउंट में लेके जाना है, लेकिन जस्ट इन केस वो अगर आपसे इसकी डबल एंट्री मांग ले, जो कि कुछ पासवर्ड के सवालों में उसने मांगी हुई है, तो आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है। आपके पास बैंक में कितने पैसे आए? 2,500। बैंक क्या है? बिजनेस के लिए एसेट होता है, एसेट आपका बढ़ गया, तो आप 2,500 से अपने बैंक अकाउंट को क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। पहला काम आप ये करोगे। दूसरा काम, फिर आपका बेड डेट हुआ है 4,500 का, तो बेड डेट एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ जाता है, तो उसको भी हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो बेड डेट 4,500 से क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। एंड देन जो टोटल 4,500 प्लस 2,500, 7,000 से आपने, जो आपका एक कस्टमर था पीबी, इसका अकाउंट क्या कर दिया? सेटल कर दिया। आप कह रहे हो कि भाई ये फाइनल सेटलमेंट के पैसे आ गए, अब इससे कोई और पैसे नहीं आएंगे, और तभी आपने बाकी का 4,500 जो है वो बेड डेट किया। तो पूरे 7,000 से आप जो आपका ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट है, कस्टमर का अकाउंट है, उसको क्या कर दोगे? उसको आप क्रेडिट कर दोगे, पीबी ट्रेड रिसीवेबल। और ये जर्नल एंट्री आपने बनानी है। नॉर्मली हमारी डबल एंट्री क्या बनती थी? बेड डेट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट, जो अभी हमने इनफैक्ट इसी सवाल में बनाई भी। लेकिन अगर आपके पास वो ट्रेड रिसीवेबल बेड डेट सच अ मैनर में हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है कि वो आपको बेड डेट होने से पहले भी जो आपको टोटल अमाउंट ओ करता था उसका एक सर्टेन परसेंटेज पे कर रहा है, जैसे कि इस केस में 7,000 का वो एक सर्टेन अमाउंट 2,500 उसने पे कर दिया आपको, तो जो अमाउंट पे कर दी है उतनी तो बैंक में आप डेबिट करोगे। बाकी रिमाइंडर आप जो है उसको बेड डेट ट्रीट करोगे, और उसका अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा, जैसे कि इस केस में 7,000 था, वो बैलेंस कंप्लीटली आप खत्म कर दोगे, यानी कि उतनी अमाउंट से ट्रेड रिसीवेबल के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। तो यहाँ पे भी हम यही दिखाएंगे कि भाई 17 जुलाई को, 17 जुलाई को हमारे पास क्या हुआ कि पीबी ने सबसे पहले पैसे दिए, जो उसने पैसे पे किए 2,500, तो उससे भी उसका अकाउंट क्रेडिट हुआ। और बाकी फिर सेम डेट को ही उसका जो बाकी का रिमाइंडर बैलेंस था वो हमने एज बैड डेट ट्रीट कर लिया, जो कि 4,500 था। और इसके बाद डेबिट और क्रेडिट दोनों 7,000 के हो गए ना, डेबिट साइड का भी बैलेंस 7, क्रेडिट का भी बैलेंस 7,000, यानी कि ये अकाउंट पीबी का जो है वो क्या हो गया? बैलेंस ऑफ हो गया। अब हमें फर्दर पीबी से कोई पैसे रिसीव नहीं होने हैं, क्योंकि जो होने थे वो हमने उसको एज अ बैड डेट करके राइट ऑफ करा दिया। तो ये तो आपका हो गया पीबी का अकाउंट। पीबी के अकाउंट के बाद वो आपसे कौन सा अकाउंट मांगता है? वो आपसे इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट मांगता है, जो कि पिछले पार्ट, अच्छा, हमने बेड डेट का अकाउंट तो नहीं बनाया था, डबल एंट्री बनाई थी। तो खैर इस केस में वो अब आपसे कह रहा है कि भाई बेड डेट का जो है वो आप हमें अकाउंट भी बना दो, विच इज अगेन वेरी सिंपल। आपके पास दो बेड डेट हुए हैं, एक तो ये पीबी का बेड डेट हुआ है, ये हुआ है 17 जुलाई 2022 को। और दूसरा आपके पास जो उसने नीचे लिखा हुआ था कि भाई कुछ और भी बेड डेट हुए हैं 8,400 के, जो कि हमने 31st August 2022 को राइट ऑफ करें।
तो आप दोनों बैड डेट को शो कर दोगे बैड डेट के अकाउंट के अंदर। पहले हुआ है 17 जुलाई को 2022, 2022। 17 जुलाई को जो बैड डेट हुआ है वो किसका हुआ है? पीबी ट्रेड रिसीवेबल का हुआ है। कितने का हुआ है? 4,500 का हुआ है। ये 2,500 उसने हमें पे कर दिए थे। तो अगेन वही जब डबल एंट्री की बेसिस पे ही इसको मैं बैड डेट का अकाउंट को डेबिट कर रहा हूँ कि बैड डेट डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये बैड डेट का इररिकवरेबल डेट्स अकाउंट और बैड डेट अकाउंट इट मींस द सेम थिंग। तो ये बैड डेट का अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा किसकी वजह से? ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। और फिर हमारे उसने कहा था कि भाई 31 अगस्त को भी कुछ और बैड डेट्स थे जो कि जाहिर सी बात है आपने 31 अगस्त को राइट ऑफ किया। तो जब आप बैड डेट को अगेन राइट ऑफ करोगे तो डबल एंट्री तो सेम बनी है ना, बैड डेट डेबिट ट्रेड रिसीवेबल क्रेडिट। 17 जुलाई वाले में उसने ट्रेड रिसीवेबल का नाम बता दिया तो हमने नाम भी लिख दिया। 31 अगस्त वाले में उसने सिर्फ बोला अदर ट्रेड रिसीवेबल्स, तो हमें नहीं पता कौन से उन ट्रेड रिसीवेबल्स का नाम क्या है। तो हम यहाँ पे सिंपली ट्रेड रिसीवेबल लिख देंगे। और सेम जो उसने अमाउंट बताई थी कि भाई इतने के बैड डेट हमने राइट ऑफ करा है, चेक कर लेते हैं। 8400 के कह रहा था। फर्दर बैड डेट जो है वो हमने राइट ऑफ करा है। अदर इररिकवरेबल डेट्स ऑफ 8400 वर रिटर्न ऑफ। तो 8400 से हम फर्दर बैड डेट के अकाउंट को डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। दिस इज बेस्ड, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है दिस इज बेस्ड ऑन द सेम डबल एंट्री बैड डेट का अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से? ट्रेड रिसीवेबल की वजह से। और फिर बैड डेट के अकाउंट में क्या आता है? एक और इम्पैक्ट भी आता है किस चीज का? ट्रांसफरिंग एंट्री का। हमेशा साल के एंड पे जो कि 31 अगस्त है इस केस में, हम क्या करते हैं? टोटल बेड डेट को इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। तो हमारा इस केस में टोटल बेड डेट कितना है? इनकम स्टेटमेंट हमारा टोटल बेड डेट है 8400 प्लस 4500। तो 8400 प्लस 4500 दिस इज बिकमिंग 12,900 जो कि इनकम स्टेटमेंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा साल के एंड पे। और अपेरेंटली बेड डेट के अकाउंट में भी हमेशा कोई बीडीसीडी नहीं बचता बिकॉज एक्सपेंस का अकाउंट है। देन उसके बाद उसने हमसे मांगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। अब यहाँ जरा आपने थोड़ा विजिलेंट रहना है, थोड़ा सा दिमाग खोल के काम करना है। आपसे ये अकाउंट मांग रहा है कौन सी डेट का? फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2022, जो कि मैंने बार बार रेफर किया कि ये अगला साल है, ये अगला साल है। तो अगला साल जो कि एंड हो रहा है 31 अगस्त 2022 को, वो स्टार्ट कब होगा? वो स्टार्ट होगा ऑब्वियसली 1 जुलाई 2021 में, राइट ना? सॉरी, 1 सितंबर 2021 में स्टार्ट होगा। अगर वो 31 अगस्त 2022 को एंड हो रहा है तो उसने एंडिंग डेट लिखी हुई है, तो वो स्टार्ट कब होगा? वो ऑब्वियसली स्टार्ट होगा 1 सितंबर 2021 में। तो 1 सितंबर 2021 में क्या पीबीडी के अकाउंट में कुछ बैलेंस था? भाई क्या पिछले साल हमने कुछ पीबीडी चार्ज करी है? यस डेफिनेटली चार्ज किया है। पिछले साल से मेरा क्या मुराद है? 31 अगस्त 2021 को आपने पीबीडी चार्ज करी थी और अमाउंट कैलकुलेट करी थी कितनी? 4575 जो कि यहाँ पे चार्ज करी थी। भाई ये पहले साल की पीबीडी है ना, ये आपने पीबीडी कब चार्ज किया? ये देख ले, फॉर द ईयर एंडेड 31 अगस्त 2021 चार्ज किया है, यानी पिछले साल की पीबीडी चार्ज किया है। जो पिछले साल का क्लोजिंग पीबीडी था जो कि हमने कैलकुलेट किया है 4575, वो अगला साल 1 सितंबर 2021 को जो स्टार्ट होगा उसका क्या बन जाएगा? उसका ओपनिंग पीबीडी बन जाएगा। तो हमने यहाँ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में 1 सितंबर को, पीबीडी आपको पता है इट इज अ कॉन्ट्रा एसेट, इट विल बिहेव इन अ मैनर ऑपोजिट टू एसेट। एसेट का बैलेंस बीडी डेबिट पे आता है तो पीबीडी का बैलेंस बीडी क्रेडिट पे आएगा। तो हम लिखेंगे बैलेंस बीडी और अमाउंट क्या? जो पिछले साल की क्लोजिंग थी, यानी जो पिछले साल आपने चार्ज करी थी विच वॉज 4575। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा आ गया कितना? 457। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा भाई? बैलेंस शीट रिकॉर्ड कर लिया। अब हमें दोबारा से इस साल के एंड पे, इस साल का एंड कब है? 31 अगस्त 2022। तो कैलेंडर ईयर सबसे पहले तो चेंज हुआ, 2021 से हम 2022 पे जा रहे हैं। साल के एंड पे जो कि 31 अगस्त 2022 होगा, हमें क्या चार्ज करनी है? दोबारा से पीबीडी चार्ज करनी है। और इस साल की जो क्लोजिंग पीबीडी होगी मैं मेंशन कर देता हूँ, 31 अगस्त 2022 की जो पीबीडी हम चार्ज करेंगे या कैलकुलेट करेंगे, तो वो जो क्लोजिंग पीपीटी बेसिकली कहलाएगी, वो कैसे कैलकुलेट होगी भाई? आपके पास देखो साल के एंड पे ट्रेड रिसीबल कितने के मौजूद हैं, यानी 31 अगस्त 2022 पे उसने लिखा हुआ है कि आपके पास ट्रेड रिसीबल कितने के हैं? द रिमेनिंग ट्रेड रिसीबल्स एट 31 अगस्त 2022 वर $110,000। तो साल के एंड पे आपके पास ट्रेड रिसीबल है कितने के? $1,10,000 के। जो भी बैड डेट हुआ है वो उसके लिए उसने लिखा हुआ है वर रिटर्न ऑफ। चाहे वो पीबी का हो उसके लिए भी उसने वर्ड यूज किया था वर रिटर्न ऑफ, और वो बाकी के जो 8400 के थे उसके लिए भी उसने वर्ड यूज किया था वर रिटर्न ऑफ। और उसने कहा है कि उसके बाद द रिमाइंडर ट्रेड रिसीबल वो कितने के? वो 1,10,000 के। रेट ऑफ पीबीडी इस साल भी उसने सेम रखा है, 5% ऑफ ट्रेड रिसीबल रखा है। तो 1,10,000 के ऊपर हम अगर 5% चार्ज कर दें तो क्लोजिंग पीबीटी निकल के आ जाएगा 1,10,000।
टाइम्स 5%, क्लोजिंग पीबीटी आ रहा है कुछ $5,500। और आपको जो अकाउंट के अंदर वैल्यू रिकॉर्ड करनी है वो हमेशा किस चीज की होगी, चेंज इन पीबीटी की होगी। अब इस साल आप पीबीटी पहली दफा चार्ज नहीं कर रहे, अब इस साल आप दूसरी दफा पीबीटी चार्ज कर रहे हो, तो क्लोजिंग पीबीटी 5,500 है, ओपनिंग पीबीटी लिखी हुई है 4,575। दोनों को माइनस कराएंगे, 5,500 माइनस 4,575, तो आपके पास ये चेंज इन पीबीटी 925 पॉजिटिव आ रहा है। इंक्रीज इन पीबीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि बिजनेस के लिए क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, इंक्रीज इन पीबीटी। तो बिजनेस के लिए अगर एक्सपेंस है तो उसकी अगर आपसे डबल एंट्री पूछी जाए, जैसे यहाँ पे तो टी अकाउंट पूछा है, लेकिन अगर आपसे मैं डबल एंट्री पूछ लूँ तो आपको पता है कि भाई ये एज अ एक्सपेंस जाएगा। तो एक्सपेंस जब रिकॉर्ड करते हैं तो इनकम स्टेटमेंट की नेचर तो क्रेडिट है, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो इनकम स्टेटमेंट क्रेडिट, और एक्सपेंस जाने की वजह से प्रॉफिट्स कम होंगे, तो इनकम स्टेटमेंट 925 से क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी। और पीबीडी जो कि इंक्रीज हुआ है, विच वॉज अ कॉन्ट्रा एसिड, जो कि एसिड के ऑपोजिट बिहेव करता है, वो जब बढ़ता है तो क्रेडिट, जब कम होता है तो डेबिट। इस केस में पीबीडी बढ़ा है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 925 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है ना, अगर डबल एंट्री मांग लेता तो ये डबल एंट्री बनती, और इसी डबल एंट्री की बेस पे मैं टी अकाउंट में भी एंट्री पास करूंगा। साल के एंड पे मैं कहूंगा कि भाई पीबीडी का अकाउंट क्या हो रहा है, 925 से क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। साल का एंड विल बी ऑन 31 अगस्त, पीबीडी का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, इनकम स्टेटमेंट की वजह से। कितने से हो रहा है भाई क्रेडिट, 925 से। और फिर जस्ट लाइक एनी अदर टी अकाउंट इसका बीडीसीडी निकलेगा, हैवियर ऑफ टू साइड्स निकलेगी सबसे पहले। 925 प्लस 4,575, ये आपका 5,500 ही बनेगा। हैवियर ऑफ टू साइड दोनों तरफ आ जाएगी। साल के एंड पे जो वीकर साइड है विच इज द डेबिट साइड, उस पर बैलेंस सीडी आएगा 31 अगस्त को, बैलेंस सीडी जो कि बन जाएगा आपका 4,575। एंड देन उसके बाद जो है वो आपके पास अगले साल की ओपनिंग डेट विच वुड बी 1 सितंबर 2022, उस पर हैवियर साइड पे बैलेंस बीडी आ जाएगा। अच्छा नहीं, सॉरी, बैलेंस सीडी 4,575 नहीं है, सॉरी। तो हैवियर ऑफ टू साइड, क्रेडिट साइड हैवियर थी, वो 5,500 है, 5,500 डेबिट साइड पे तो कुछ है ही नहीं, तो बैलेंस सीडी आपका 5,500 ही बनेगा। एंड अगले साल के ओपनिंग पे आपका बैलेंस बीडी जो आपका क्लोजिंग था, वही आपका ओपनिंग बन जाएगा, विच वुड बी 5,500। और जैसा मैंने आपको बताया था कि क्लोजिंग पीबीडी जो है वो हमेशा आपकी जो क्लोजिंग पीबीडी आप कैलकुलेट करते हो उसके अकाउंट के अंदर उसके बराबर ही आती है, तो यहाँ देख लो उसके बराबर ही आती है। एंड दैट्स हाउ यू विल मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। और उसके बाद लास्ट में आपसे कुछ थ्योरी का सवाल पूछता है, कहता है एनटी इज कंसर्न एट द इंक्रीज इन इररिकवरेबल डेट्स। डेफिनेटली इररिकवरेबल डेट्स तो बढ़े हैं। पहले साल में अगर आप टोटल बेड डेट देखो तो कितना था, 4,700 था, इनकम स्टेटमेंट में रिकॉर्ड किया था। और इस साल अगर आप बेड डेट देखो जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो रहा है वो 12,900 है। मोर और लेस तीन थ्री टाइम्स से आपके जो है वो बेड रेट ओवर द ईयर इंक्रीज हो गया है। तो इज ड्यूरिंग द सेकंड ईयर ऑफ बिजनेस टू रिड्यूस योर रिकवरेबल डेट्स ही इज प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस वन ऑफ द टू फॉलोइंग ऑप्शन। अब जाहिर सी बात है, इतना बेड डेट नुकसान हो रहा है तो उसके लिए वो कुछ सोच रहा है। सोचते सोचते उसको दो ऑप्शन समझ आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है टू चार्ज इंटरेस्ट ऑन ऑल डेट्स नॉट पेड विद इन हिज स्टैंडर्ड टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ 25 डेज। पहला सोच रहा है कि भाई जो मेरा स्टैंडर्ड टर्म है कि 25 दिन के अंदर पैसे दो, अगर कोई बंदा 25 दिन के अंदर पैसे नहीं देता तो मैं उसके ऊपर जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है, गुड ऑप्शन। एक गुड ऑप्शन क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई इससे एक तो आपके जो ट्रेड रिसीवेबल से जो पैसे कलेक्ट होने हैं वो भी इंक्रीज हो जाएंगे अगर कोई लेट पेमेंट करता है तो। और दूसरा ये है कि ये एक तरीके से इन्फोर्स करेगा कि आपके जो ट्रेड रिसीवेबल है वो आपको वक्त पे पैसे दें, वो फजूल में आपके पैसे फिर डिले नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि भाई मैंने इस बंदे को आगे अगर नहीं पैसे अभी देता तो फिर मुझे इस पे ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे। ऑप्शन टू ये है कि आप लिख रहे हो टू स्टॉप सप्लाईज टू ऑल कस्टमर्स हु डू नॉट पे टू विद इन द स्टैंडर्ड टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ 25 डेज। तो वो लिख रहा है कि भाई आप जो दूसरा ऑप्शन हम सोचे कि भाई 25 दिन तक अगर कोई पैसे नहीं देता तो उसको सप्लाई देना ही बंद कर दें। एडवाइज एंटी ऑन विच ऑप्शन ही शुड इंट्रोड्यूस, जस्टिफाई और आंसर। तो दोनों पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, एक एडवांटेज एक डिसएडवांटेज कोशिश करेंगे दे दे। तो ऑप्शन वन, ऑप्शन वन will allow NT to enforce better credit terms and earn and receive, लिख लेते हैं, and receive more amount
and receive more amount from trade receivables who delay payments, which will which may increase earnings, क्योंकि भाई ये जो इंटरेस्ट चार्ज होगा ये भी तो आपकी एक तरीके की इनकम बनेगी ना, इनकम बनेगी तो प्रॉफिट बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। एक आपके कस्टमर आपको जनरली लेट पे कर रहे हैं तो जनरली लेट पड़ने पे आप उनको इंटरेस्ट चार्ज करोगे, फिर वो आपको इंटरेस्ट पे करेंगे तो आपकी एक तरीके से इनकम भी बढ़ेगी, विच में इंक्रीज इनकम एज वेल एज वेल विच में इंक्रीज इनकम एज वेल, ठीक है ना। बट इसका नुकसान क्या हो सकता है कि भाई बट सम कस्टमर्स में नॉट वांट टू कंटिन्यू, बट में सम कस्टमर्स को, कुछ कस्टमर्स को हो सकता है ये जो है ना बात इतनी अच्छी ना लगे, और वो हो सकता है आपको उनके साथ रिलेशनशिप भी खराब कर दो, और वो हो सकता है आपको काम देना भी बंद कर दें, या however it may deter some customers as they do not want to pay interest, या they some customers obviously सी बात है, उनको सम क्या सारे कस्टमर्स कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना चाहेगा, तो वो ये कि मजबूरी में जो पे कर देगा तो पे कर देगा, तो इसीलिए हम कहेंगे कि बट दिस में worsen the relationship with existing customers। अच्छा, मैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स ही क्यों कह रहा हूँ, मैं न्यू कस्टमर्स क्यों क्यों नहीं यहाँ पे कह रहा, क्योंकि देखो न्यू कस्टमर आएगा तो आप बता दोगे भाई ये मेरी पॉलिसी है, तो वो डे वन से ही आपको इस पॉलिसी से जानेगा कि भाई इसको 25 दिन में पैसे नहीं दिए तो इंटरेस्ट चार्ज करेगा, तो देयर वुड बी नथिंग न्यू फॉर दैट न्यू कस्टमर। बट आप पुराने कस्टमर को बोलोगे तो वो कहेगा कि यार पहले तो हमारी अच्छी इनकम नहीं थी, पहले तो आप इतने अच्छे थे, फलाना डिमाका, तो उस बेसिस पे हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो पुराने कस्टमर्स के साथ खराब हो, बाकी आपकी पॉलिसी है। आप भाई कोई भी कस्टमर आएगा उसको डंकी की चोट पे कह सकते हो ये मेरी पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो काम करेंगे वरना काम नहीं करेंगे। पुराना कस्टमर क्योंकि वो उस पॉलिसी का आदी नहीं है तो वो फिर हो सकता है आपसे बहस करे, या आपसे जो है ना वो उसके साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो खराब हो। खैर, ऑप्शन टू पे अगर बात करें, ऑप्शन टू वुड बी अ मोर स्ट्रिक्ट अप्रोच, ठीक है ना, वुड बी अ मोर स्ट्रिक्ट अप्रोच टू reduce irrecoverable debts, to reduce irrecoverable debts, and this will also reduce irrecoverable debts, and this will also cap the maximum amount this will also cap the maximum amount of bad debt maximum amount of bad debt that a customer can incur, maximum amount this will cap the maximum amount of bad debt that a customer can cause। अच्छा, ये मैंने क्या बात लिखी है, दिस विल कैप द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बैड डेट दैट अ कस्टमर कैन कॉज, क्योंकि देखो आप 25 दिन बाद अगर माल ही नहीं उसको दोगे तो ठीक है, 25 दिन तक आपने 2 लाख 4 लाख 6 लाख जितने का माल दिया तो दिया, अब उसका अगर 25 दिन में पेमेंट नहीं दी तो आप उसको फर्दर माल नहीं दे रहे, तो अब अगर वो बेड डेट हो भी गया, लेट्स अब ये कहते हो ना कि सर अब वो आप नहीं माल दे रहे, वो पैसे नहीं दे रहा, ठीक है वो बेड डेट हो गया, वो 4 लाख का माल मैंने दिया हुआ था, 4 लाख का बेड डेट हो गया। लेकिन अगर मैं लेट्स से इस पॉलिसी को ना फॉलो करूं और मैं माल उसको देता रहूं, लेट्स से मैं 50 दिन तक उसको माल देता रहा, 4+4, अब लेट्स से उसके पास 8 लाख का माल है, अब मैं भले उस पर इंटरेस्ट चार्ज करता रहूं और सब कुछ करता रहूं, उसको कॉले करता रहूं, सब करता रहूं, अगर उसने मेरे पैसे खाने का इरादा कर लिया है तो वो मुझे कितने का दंड मार के जाएगा, वो मुझे पूरे 8 लाख का दंड मार के जाएगा, यानी कि पूरे 8 लाख मेरे खा के चला जाएगा। लेकिन अगर मैं इस पे कैप कर दूंगा कि भाई अब जब तक पेमेंट नहीं, फर्दर माल नहीं, तो अगर वो नुकसान दे के भी जाता है तो वो बस 25 दिन के अंदर जो माल उसको बिका है, जो अमाउंट उस वो मुझे ओ करता है, उसका नुकसान मुझे
मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं ये पॉलिसी नहीं करता हूँ, मैं माल बेचता जाता हूँ भाई, मैं प्रोविजन चार्ज करता जाऊँ, इंटरेस्ट चार्ज करता जाता हूँ, एक ऐसा बंदा जो इरादा करके बैठ गया मेरे पैसे नहीं देने, तो अब मैं उस पर 10 महीने तक इंटरेस्ट चार्ज करता जाऊँ, मुझे ना इंटरेस्ट मिलना है ना इनिशियल अमाउंट मिलनी है, ठीक है ना। तो ऑप्शन टू वुड बी अ मोर स्ट्रिक्ट अप्रोच to reduce irrecoverable debts, and this will cap the maximum amount of bad debt that a customer can cause, ensuring better recovery, ensuring better recovery, as no one wants to lose, as no one wants to lose a an existing supplier। कोई भी बंदा जो है वो अपना सप्लायर जो है वो लूज नहीं करना चाहता, एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस में। गिवन दैट आपको वाकई अगर कोई मुसीबत है किसी के साथ, वो नहीं कर पा रहा, आप उसको माल देना बंद कर दो, वो फिर आपसे हट के किसी और के पास चला जाए, वो एक अलग केस है। लेकिन नॉर्मल केसेस में वो लोग जो कि आपके पैसे सिर्फ इस वजह से देर से दे रहे थे कि यार ये पैसे अभी मेरे किसी काम आ रहे हैं, या लेट से मैं इस पैसे से अपनी रोलिंग कर लूँ कुछ कमा लूँ, तो वो लोग तो फिर आपको टाइम पे पैसे देंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसको नहीं दिया तो मेरी अगली सप्लाई ही इस बंदे ने नहीं देनी। इंश्योरिंग बेटर रिकवरी एज नो वन वांट्स टू लूज एन एग्जिस्टिंग सप्लाई। कंक्लूसिवली मैं तो ये कहूंगा ऑप्शन टू की तरफ जाओ। Conclusively, it can be said that option 2 is a better way, is a better way to reduce bad debts। ये हमारा पूरा 5 मार्क का जो है वो सवाल हमने कर लिया, एंड दिस ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन। ये एक फुल फ्लैज सवाल था बेड डेट का। Sir, can I say he should use both? No, you have to select one option. You can't say he should use both. टेक्निकली वैसे बिकॉज देखो ना, अगर आप 25 दिन के बाद माल ही नहीं दे रहे तो आप इंटरेस्ट किस पे चार्ज कर रहे हो, ठीक है ना। आपने अगर 25 दिन के बाद ऑप्शन टू सिलेक्ट कर लिया और आप कहते हो मैं माल ही नहीं दूंगा, तो फिर मैं इंटरेस्ट किस पे चार्ज करूँ। मैं माल भी नहीं दे रहा, इंटरेस्ट भी चार्ज करता रहूँ, तो फिर तो शायद सारे ही सप्लायर्स बाद में। और जब आपने आंसर राइटिंग की भी अगर बात करी जाए, तो आंसर राइटिंग में भी बेहतर यही होता है कि आप किसी एक ही ऑप्शन को जो है वो सपोर्ट करो, और उसी को जो है सेलेक्ट करके उसी को कहो कि भाई ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए।